हाय ऑल, माय नेम इज़ कृष्णा बंसल। आज के वीडियो हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये कैसे पता करेंगे कि वो क्लासिफिकेशन का है। लास्ट वीडियो में हमने रिग्रेशन देखा था। तो रिग्रेशन का हम कैसे पता करते थे, पहले हम ये पता करते थे कि हमारी प्रॉब्लम सुपरवाइज लर्निंग की है या अनसुपरवाइज लर्निंग की है। जब प्रॉब्लम सुपरवाइज लर्निंग की होती है तो रिग्रेशन के लिए जो आपका आउटपुट होता है या जो ग्राउंड ट्रुथ होता है, क्लास बोल दें या लेबल बोल दें, वो या तो कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन की टाइप कि क्लासिफिकेशन में कैसे पता करें कि आपकी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है। उसके लिए मैंने क्या ये एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक एमएल इंजीनियर काम कर रहे हैं और आपके पास एक डेटा सेट आया। उसके अंदर क्या रहता है कि वो इंडस्ट्री क्या करती है कि उसके पास तीन तरह के फ्लावर्स हैं, ठीक है। एक फ्लावर है सेटोसा, एक है वर्सी कलर और एक है वर्जिनी का, ठीक है। अब इसका पता कैसे चलता है कि ये जो फ्लावर है ये सेटोसा है। उसके लिए क्या किया गया था कि जो वो फ्लावर था उनकी सेपल लेंथ ली गई, सेपल विथ ली गई, पेटल लेंथ ली गई, पेटल विथ ली गई। अगर ये करेक्टरिस्टिक होता है तो ये सेटोसा टाइप का रहता है। ये करेक्टरिस्टिक रहती है तो वो जो फ्लावर रहता है वो वर्सी कलर का टाइप का रहता है। और ये करेक्टरिस्टिक रहती है तो वो वर्जिनी का टाइप का रहता है। हम ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन दीज फीचर्स ये डिसाइड किया जाता है कि वो स्पीसीज किस तरह का होगा। तो हमें पहले ये पता करना है कि ये प्रॉब्लम सुपरवाइज लर्निंग की है या अनसुपरवाइज लर्निंग की है। तो मैंने आपको बताया था कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम एक तरह से सुपरवाइजर शब्द आ रहा है, हम मॉडल को सुपरवाइज करते हैं कि तुझे ये लर्न कर रहा है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि ये जो चार फीचर्स हैं, सेपल एंड सेपल विथ, पेटल एंड पेटल विथ, ये क्या बता रहे हैं कि अगर ये फीचर्स रहेंगे तो जो फ्लोवर है वो सेटोसा टाइप का रहेगा। ये रहेंगे तो कलर, जो स्पेसिफिक फ्लोवर है वो वर्सी कलर टाइप का रहेगा। मतलब ये जो स्पीसीज हैं ये दूसरे मॉडल को लर्न करना है। मतलब अगर ये स्पीसीज की वैल्यू रहेंगी कि सेपल एंड सेपल विथ पेटल एंड की ये वैल्यू रहेंगी तो आपका जो फ्लावर है वो सेटोसा टाइप का रहेगा। अगर इन फीचर्स की वैल्यू ये रहेंगी तो आपका कलर वर्सी कलर टाइप का रहेगा। मतलब हम मॉडल को गाइड कर रहे हैं, एज ए सुपरवाइज कर रहे हैं कि इन फीचर वैल्यूज़ के ऊपर आपको ये चीज़ लर्न करिए, सेटोसा, वर्सी कलर या वर्जिनी का। तो एज एन सुपरवाइज़र हमारे पास ये स्पेसिफिक कॉलम अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको, इस फीचर को, जो ये कॉलम है इसको हम क्लास बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ग्राउंड ट्रुथ बोल सकते हैं, या फिर हम इसको लेबल बोल सकते हैं। जब हम ये बोल सकते हैं तो मतलब ये प्रॉब्लम आपकी आ गई है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। अब सुपरवाइज में फिर दो हैं, या तो रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन का पता कैसे चलता है कि उसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल रहता है या क्लास या ग्राउंड ट्रुथ है वो या तो कंटिन्यूस होना चाहिए या फिर डिस्क्रीट टाइप का होना चाहिए। अब इसकी वैल्यूज़ को आप देखिए, ये ना तो कंटिन्यूस है ना ही ये डिस्क्रीट है, ये एक स्ट्रिंग टाइप में या फिर एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये किस तरह के वेरिएबल रहेंगे जो हमने लास्ट में ऑर्डिनरी, और उसको जो आपका ये वेरिएबल रहता है वो या तो ऑर्डिनल टाइप का रहता है या फिर नॉमिनल टाइप का रहता है। तो नॉमिनल के अंदर तो क्या था कि केवल एक नेम रहता है, और ऑर्डिनर के अंदर, ऑर्डिनरी वेरिएबल के अंदर उसका कुछ नाम रहता है और ऑर्डर रहता है, हम उसको ऑर्डर से अरेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब स्पेसिफिक नेम्स ही हैं। तो ये जो आउटपुट क्लास कहलाएगी ये होगी नॉमिनल टाइप की। तो जब भी आपकी क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो देखिए क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज की रहती है, और जो आपका ग्राउंड ट्रुथ रहेगा वो या तो ऑर्डिनल टाइप का रहेगा या फिर नॉमिनल वैल्यू टाइप के रहेंगे। इस फीचर्स को अगर देखा जाए तो ये किस टाइप का हो जाएगा, ये नॉमिनल टाइप का है। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो आपकी किस तरह की हो जाएगी, गिवन प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की क्यों हो जाएगी ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ये क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम क्यों रहेगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हम प्रिडिक्ट क्या करते हैं। जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो देखो होता क्या है कि हमने डिस्कस किया था कि आपका सबसे पहले एक डेटा सेट रहता है, आपका डेटा सेट रहता है। इससे हम दो बनाते हैं, एक तो ट्रेन डेटा बनाते हैं, एक इससे टेस्ट डेटा बनाते हैं। ट्रेन डेटा को फेड किया जाता है मॉडल के अंदर, और मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है। जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो वो प्रिडिक्ट करने लगता है। तो हमने देखा था कि जब भी आपका रिग्रेशन टाइप का मॉडल रहता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन टाइप का रहेगा, तो जब हम उस मॉडल को ट्रेन कर देते हैं तो मॉडल क्या आउटपुट देता था, वो देता था कॉन्टीन्यूस वैल्यू। आपको आउटपुट देता था कंटिन्यूस वैल्यू, क्योंकि जो आपका आउटपुट वेरिएबल था उसमें कंटिन्यूस वैल्यू रहती थी या फिर डिस्क्रीट रहती थी। तो ये आपको कॉन्टीन्यूस या डिस्क्रीट आउटपुट देगा। अब बात की जाए
कि क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर हम जब मॉडल ट्रेन करेंगे तो मॉडल का आउटपुट क्या रहेगा। तो देखो ये क्या देता है, क्लास की प्रोबेबिलिटी देता है। ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि ये क्लास प्रोबेबिलिटी से क्या मतलब है, कि क्लास प्रोबेबिलिटी ये देगा। अभी हम बस ये इस स्लाइड में ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पता करें कि आपकी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन टाइप की है, ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा इसका एक मेथड है विजुलाइजेशन के थ्रू कैसे पता करें। जैसे हमने रिग्रेशन के अंदर किया था, वैसे ही मैं यहाँ पे भी विजुलाइजेशन यूज़ किया हूँ बताने के लिए कि किस तरह से पता करें कि प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है। पहले हमने ये पता कर लिया कि जब ग्राउंड ट्रूथ वाला कॉलम अवेलेबल है या सुपरवाइजर वाला कॉलम अवेलेबल है तो आपकी प्रॉब्लम हो गई सुपरवाइज लर्निंग टाइप की। अब मैंने क्या किया कि जैसे इसमें सेटोसा वर्सिकलर और वर्जिनी टाइप के वेरिएबल थे, तो मैंने क्या करा उसका एक प्लॉट कर दिया। वाई एक्सिस पे आपकी स्पेसीज है और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके नंबर ऑफ रोज़ हैं। तो इसके अंदर रफली हमारे पास 140 या 150 रोज़ हैं डेटा सेट के अंदर, उनको मैंने प्लॉट किया है। अब आप देखिए कि इनकी वैल्यू क्या है। देखो ये एक तरह का फीचर है। लेट सपोज हम बोल दें कि ये हैं सेटोसा, ये हैं आपका वर्सिकलर और ये है आपका वर्जिनी का, वर्जिना टाइप का फ्लावर। तो अब गिवन डेटा सेट में आप देख सकते हैं कि इतने इसमें केवल 3 ही वैल्यूज़ हैं। या तो वर्सी कलर टाइप के वैल्यूज़ हैं, या तो सेटोसा टाइप के कलर हैं, सॉरी फ्लावर हैं, या फिर वर्सी कलर टाइप के फ्लावर हैं, या फिर वर्जिनिका टाइप के ही कलर। केवल 3 तरह के ही फ्लावर अवेलेबल हैं। इन तीनों के बीच में कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। मतलब ये एक तरह से ये हम बोल सकें कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल टाइप के हो गए, जिसके अंदर आपकी कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं है। इसके अंदर केवल कैटेगोरिकल वैल्यू, केवल ये 3 वैल्यू ही ले सकते हैं, इनके इन बिटवीन कोई भी वैल्यू नहीं आएंगी। तो जब भी इस तरह का कोई आपका डिस्ट्रीब्यूशन बने में केवल स्पेसिफिक एक ही तरह की वैल्यू वो ले सके, इन 3 के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो वो जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है क्लासिफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम रहती है। अब हम इसके और एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन काम करता है। ठीक है, तो लेट सपोज कि आपके पास कुछ इमेजेस हैं, एक कैट की और डॉग की। अब क्लासिफिकेशन की जो एल्गोरिदम वो करती क्या है कि ये मान लो ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, क्लास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या फिर कोई भी मान लो एक्स वन वाई वन कुछ भी एक्सिस है, ठीक है। तो यही क्लासिफिकेशन की एल्गोरिदम करती क्या है कि इन दोनों इमेजेस को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। इन दोनों के बीच ये एक प्लेन क्रिएट कर देती है। जनरली हम इसको हाइपर प्लेन बोलते हैं, 2D में प्लेन बोलते हैं, और जब नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ती जाती है तो प्लेन को ही हाइपर प्लेन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन की एल्गोरिदम करती क्या है कि हमारे पास यहाँ 2 तरह की क्लास थी। ये देखो जब हमने मॉडल को ट्रेन किया था ना, तो हमारे पास खूब सारी इमेज थी और हर इमेज के ऊपर एक लेबल था, वो था कैट। इसी तरह जितनी भी डॉग की इमेज थी उसके ऊपर एक लेबल था डॉग का। जब हमने इनको प्लॉट किया तो ये कैट की इमेज यहाँ पे पड़ी थी, डॉग की इमेज यहाँ पड़ी थी। तो क्लासिफिकेशन की जब हम एल्गोरिदम यूज करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन की मेनली जो एल्गोरिदम रहती हैं वो रहती हैं डिसीजन ट्री हो गया, आपका रैंडम फॉरेस्ट हो गया, एसवीएम हो गया, एक्जीबूस्ट कुछ एल्गोरिदम हो गई, नेवी बायस। मेनली ये एल्गोरिदम होते हैं, कुछ और एल्गोरिदम्स भी हैं जो क्लासिफिकेशन के अंदर यूज़ की जाते हैं, मेनली ये यूज़ की जाती है। तो ये एल्गोरिदम्स करती क्या हैं, जैसे ये एसवीएम वाली हो गई, या फिर एक्जीबूस, या फिर जो न्यूरल नेटवर्क हो गए। मेनली जो ये हाइपर प्लेन जनरेट करती हैं वो एल्गोरिदम एसवीएम रहती है और ये न्यूरल नेटवर्क रहती है। तो ये करती क्या है कि इन दोनों इमेजों के बीच में एक हाइपर प्लेन क्रिएट करती है। तो मॉडल लर्न क्या करता है कि जो भी इस हाइपर प्लेन के लेफ्ट साइड में है उसको ये कैट बोलने लग जाएगा, जो भी इस हाइपर प्लेन के राइट साइड में है उसको ये डॉग बोलने लग जाएगा। जब ये मॉडल ये प्लेन क्रिएट कर लेगा, तो बेसिकली जब हम ये मॉडल ये एल्गोरिदम यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे कि ये इस प्लेन को ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस तरह से कैट और डॉग को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, इस प्लेन को हम डिसीजन बाउंड्री भी बोल देते हैं। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो बाउंड्री है यही डिसाइड कर रही है। अगर इसके लेफ्ट साइड कुछ है तो वो कैट बोल देगा, इस बाउंड्री के राइट साइड कुछ होगा तो उसे डॉग बोल देगा। इसे हम डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं। फिर मैंने लास्ट स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मॉडल रहेगा तो मॉडल क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है। और जो ये क्लासिफिकेशन है इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगा। प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा कि लेट सपोज ये आपने एक इमेज डाली है जो कैट की है।
आपका एक ट्रेंड मॉडल है जो ये क्लासीफाई कर सकता है, जो ये हाइपर प्लेन ड्रॉ कर सकता है और बता देगा कि अगर लेफ्ट साइड इमेज है तो वो कैट है और लेफ्ट और राइट साइड इमेज है तो वो डॉग है। अब जब हम एक नई इमेज को इसके अंदर पास करेंगे, ठीक है, इसका कोई लेबल नहीं है, हमें पता करेंगे कि ये इमेज किसकी है। जब इसको पास करेंगे तो ये क्या करेगा, एक प्रोबेबिलिटी स्कोर देगा। किस किस के बीच देगा, हमारे पास यहाँ दो क्लास अवेलेबल है, एक तो कैट की है, एक डॉग की है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी स्कोर देगा कि जैसे कैट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और डॉग की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 0.4, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। तो अगर कैट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो डॉग की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो जाएगी। अब देखो इन दोनों के अंदर से सबसे बड़ा स्कोर किसका है, कैट का है। तो आपकी जो गिवन इमेज किसकी हो जाएगी, कैट की हो जाएगी। तो ये हम डिटेल में जब क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम से डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे तो ये आपको मोर आपको काफ़ी सारा से रूटीन सा लगने लगेगा। अभी थोड़ा आपको हैवी लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम वो एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी पढ़ने लग जाएगा। अभी हम बस ये ध्यान रखिए कि जब क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम्स रहती हैं, ये क्या करती हैं, प्रोबेबिलिटी स्कोर देती है एक इमेज की हर के लिए, कैट की क्या प्रोबेबिलिटी है और उसकी डॉग की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आपको लगा कि यार इमेज तो हमने कैट की दी है लेकिन ये डॉग की प्रोबेबिलिटी क्यों बता रहा है, तो ये जब हम जिससे पढ़ने लगेंगे एल्गोरिदम्स को तब आपको पता लगेगा कि ये डॉग की भी क्यों दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर पता कैसे करते हैं कि इमेज कैट की है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसी क्लास की उसे इमेज मान लिया जाता है। हमने कैट की इमेज डाली, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी कैट की थी, तो हम बोलेंगे कि मॉडल 60% कॉन्फिडेंट है कि ये इमेज कैट की है और 40% मॉडल कॉन्फिडेंट है कि ये इमेज डॉग की है। तो ये इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन की एल्गोरिदम है वो काम करती है। कुछ और हम यूज केस देख लेते हैं कि इसके अंदर की क्या क्या यूज केसेस रहते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। तो अभी जो हमने जो एग्जांपल देखा था ये था इमेज साइड का। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो टेबुलर साइड है, क्योंकि हम जो एमएल एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं तो एमएल एल्गोरिदम टेबुलर डेटा के ऊपर काम करती है। तो देखिए अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि आप ये मान लो कि एक बैंक के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब बैंक में क्या करते हैं कि लोन देते हैं, तो उसके आपके पास क्या है, खूब सारे पर्सन्स हैं जिनके इंडिविजुअल डेटा आपके पास पड़े हैं। जैसे ये क्या डेटा काफ़ी बड़ा है लेकिन मैंने उसका एक छोटा सा पोर्शन दिखा है। इसके अंदर ये बता रखा है कि आपकी टोटल फैमिली इनकम कितनी है, आपने कितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई किया है, लोन अमाउंट कितने टाइम में आप देंगे, और क्रेडिट हिस्ट्री क्या है कि जैसे आपने प्रीवियस में कभी लोन लिया है और वो लोन आपने चुका दिया है तो उसकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज वो 0 है, और आप किस एरिया के अंदर रहते हैं उसके बेसिस के ऊपर क्या रहता है कि मॉडल जो बैंक है वो डिसाइड करता है कि उसे लोन देना है या नहीं देना है। वाई का मतलब उसे लोन दे दिया गया है, नो का एन का मतलब है कि लोन नहीं दिया गया है। तो देखिए अब ये पता करना है कि ये प्रॉब्लम सुपरवाइज है या नहीं है। तो देखिए क्या रहता है कि आप केवल इन्हीं फीचर वैल्यूज़ को आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी कोई लोन पर्सन आएगा वो आपको ये डेटा देगा, तो बैंक ने अपने खुद के रूल्स बना रखे हैं और उसके बेसिस के ऊपर वो बोलता है कि मुझे ये लोन इस पर्सन को देना है या नहीं देना है। तो ये आपका क्या रह जाएगा, ग्राउंड ट्रुथ हो जाएगा कि उस पर्सन को लोन देना है या नहीं देना है। जब भी आपका ग्राउंड ट्रुथ अवेलेबल है तो प्रॉब्लम हो जाएगी सुपरवाइज टाइप की। अब हमें ये पता करना है क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है। तो आप इसमें देखिए कि सारी जो वैल्यूज हैं वो यस नो यस नो यस नो है, मतलब ये नॉमिनल टाइप का वेरिएबल हो गया। और जब ये नॉमिनल टाइप का वेरिएबल हो गया तो आपकी जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो क्लासिफिकेशन टाइप की हो जाएगी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ कन्फ्यूज़न लगेगा कि यार जब बैंक ने खुद के ही रूल बता रखे हैं कि किस तरह से मुझे लोन देना है या नहीं देना है, तो मुझे मशीन लर्निंग की ज़रूरत क्या है, क्यों मुझे मशीन लर्निंग यूज़ करना है। तो देखिए मशीन लर्निंग का यूज़ हम क्यों करेंगे कि बैंक ने अपने रूल बना रखे हैं, आपको खूब सारा मैनुअल वर्क करना रहेगा। फाइल किसी एक पर्सन के पास जाएगी, फिर दूसरे पर्सन के पास जाएगी, फिर तीसरे पर्सन के पास जाएगी, वो हर डिटेल्स चेक करेगा और अपने अपने अप्रूवल देगा। फिर लास्ट में सारे अप्रूवल मिला कर ये डिसाइड किया जाएगा कि लोन देना है या नहीं देना। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप आज लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको करीब 4 या 5 दिन लग जाएंगे लोन अप्रूवल होने में। की जगह अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया जाए इसके अंदर आप सारे डेटा डालें और वो ये बता दें कि लोन देना है या नहीं देना, तो वो 4 दिन का जो टाइम पीरियड था उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए एमएल हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये सारा डेटा यूज़ करेंगे उस मॉडल के अंदर। तो हम उस मॉडल को फीड करेंगे ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पर्सन की डिटेल, और उसको बोलेंगे कि यार इसके लिए तुझे लोन अप्रूवल लर्न करना है, सेकंड के लिए तुझे लोन रिजेक्शन
लर्न करना है। मॉडल शुरू में लर्न करेगा अपना, फिर हम उसका टेस्ट लेंगे, फिर वो कहीं पे गलत बताएगा, कहीं पे लोन अप्रूवल करना था लेकिन वो लोन डिनाइल कर देगा, जहाँ डिनाइल करना था वो अप्रूवल कर देगा। कुछ गलतियाँ मॉडल करेगा ही करेगा इनिशियल ट्रेनिंग में। हम फिर उसको दोबारा ट्रेन करेंगे, और वो ट्रेन हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो सही लर्न ना कर दे। मतलब जब फर्स्ट इंस्टेंस डाले तो वो बोले लोन अप्रूवल है, सेकंड डाले तो वो बताए लोन रिजेक्शन है। तो उस पोजीशन पे होगा क्या कि मॉडल ने रियलिटी में ये लर्न कर लिया है कि जिस तरह से डिसीजन बैंक वाले ले रहे थे, जो 4 दिन में ले रहे थे, उस काम को वो अब काफ़ी जल्दी करने लगे, क्योंकि वो सारे पैटर्न उसने लर्न कर लिए हैं। ठीक है, तो जो 4 दिन का टाइम पीरियड था उसे हम सेकंडों के अंदर पूरा सोल्व कर देंगे। इसलिए हमें मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि वो जो लेंथी टाइम पीरियड था उसे हम कम कर दें। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये टाइटेनिक डेटा सेट से मैंने लिया है। इसके अंदर है क्या कि जो टाइटेनिक डेटा सेट था उसके अंदर कई पर्सन सर्वाइव करे थे और कई पर्सन सर्वाइव नहीं करे थे। तो इस डेटा सेट के अंदर क्या क्या है कि वो जो पर्टिकुलर पैसेंजर था उसने कौन सी क्लास का टिकट ले रखा था, उसका नेम क्या था, सेक्स क्या था, एज क्या था, और उसका टिकट कौन सा था, उस टिकट का प्राइस कितना, ये काफ़ी डिटेल है। उसके बेसिस के ऊपर ये पर डिसाइड कर रहे हैं कि वो बंदा सरवाइव कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, अब ये पता करना है कि ये प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है या रिग्रेशन की है। तो अब देखिए कि आप केवल इन सब फीचर वैल्यू को ही कंट्रोल कर सकते हो, वो बंदा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका ग्राउंड ट्रुथ है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बंदा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, ये आपके पास हो गया ग्राउंड ट्रुथ। ये सारे हो गए अब आपके फीचर्स। तो जैसे ही आपके पास ग्राउंड ट्रुथ है तो ये जो प्रॉब्लम है वो सुपरवाइज लर्निंग की हो गई। अब हमने इसकी वैल्यू को देखा, इसकी वैल्यू या तो 0 है या फिर वैल्यू 1 है। बस के लिए दो ही वैल्यू है, 0 और 1 है। तो ये किस तरह का वेरिएबल बन जाएगा, ये आपका ऑर्डिनल वैल्यू बन जाए, ऑर्डिनल वेरिएबल बन जाएगा। और जैसे ये ऑर्डिनल वैल्यू है तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी क्लासिफिकेशन टाइप की। ठीक है, तो इसके अंदर हम मॉडल ट्रेन क्या करेंगे कि अगर हम ये वैल्यू इसके अंदर एंटर करें तो हम देखेंगे कि ये पर्सन सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, इसके सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें कौन बताएगा, मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम एक थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। तो हमने रिग्रेशन के अंदर देखा था कि जो भी आपका आउटपुट वेरिएबल था उसको मैंने क्या किया था, एक विजुलाइजेशन के थ्रू आपको बताया था कि कैसे पता करेंगे रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी आपके नंबर ऑफ डेटा सेट थे, जितनी भी रोज थी उन्हें ले लिया, और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी आपका सेल्स का डेटा था वो ले लिया। हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 जो कि आपका लीनियर वेरिएबल है वो इस तरह से काम करता है। और जब आपका पोलिनोमियल रिग्रेशन रहेगा तो कुछ कर्व उसके अंदर रहेंगे, तो इस कर्व को हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल कर्व से। तो ये जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी रिग्रेशन टाइप की। अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो आइरिस डेटा सेट था उसमें जो केवल 3 ही वैल्यू थी, 1, 2 और 3, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, ये पूरा खाली पड़ा है, इसमें केवल 3 ही वैल्यू ले सकते हैं। जबकि अगर कंटिन्यूस की बात करें तो जो आपका एक मैक्सिमा ले लो और एक मिनिमा पॉइंट ले लो, उसके बीच जो आउटपुट वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगातार है, लगातार वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर क्लासिफिकेशन में बात की जाए, अगर मैक्सिमा को प्लॉट किया जाए और मिनिमा वैल्यू को लिए जाए तो उनके बीच लगातार कोई वैल्यू नहीं है, वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, वो बीच में स्टेप फंक्शन है। वो स्टेप फंक्शन है, इसलिए जो आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लासिफिकेशन टाइप की हो जाएगी। और अगर आप आउटपुट वेरिएबल को प्लॉट करें, उसका मिनिमा डिसाइड करें, ये उसका मिनिमा पॉइंट हो गया, ये उसका मैक्सिमा पॉइंट हो गया। अगर मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में उस आउटपुट वेरिएबल का बिहेवियर देखें तो वो कंटिन्यूस वैल्यू है, कंटिन्यूस वैल्यू है, मतलब वो रिग्रेशन है। क्लासिफिकेशन के अंदर अगर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को प्लॉट किया जाए और उसके बीच अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो ये एक स्टेप फंक्शन है आपका। अगर वो स्टेप फंक्शन है तो गिवन प्रॉब्लम आपकी क्लासिफिकेशन की है। इसी के साथ इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। हमने सुपरवाइज लर्निंग पढ़ लिया, उसमें कैसे पता करें कि प्रॉब्लम आपकी रिग्रेशन की है, क्लासिफिकेशन की है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको लगे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल था तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आज आप इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू।